नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड के खास कार्यक्रम मंजिल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। दर्शकों, कार्यक्रम मंजिल के माध्यम से हम बात करते हैं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के बारे में और किस तरह से एक प्रतियोगी इन परीक्षाओं की तैयारी कर, बेहतर तैयारी कर इनमें सफलता हासिल कर सकता है और अपनी मंजिल को पा सकता है। आज के हमारे कार्यक्रम का विषय एनडीए की परीक्षा से संबंधित है और एनडीए की परीक्षा को किस तरह से एक प्रतियोगी तैयारी करें, इस परीक्षा के बारे में, इन तमाम तरह की बातों पर आज हम अपने कार्यक्रम में बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे करियर एक्सपर्ट श्री संदीप गुप्ता जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आइए उनका परिचय आपसे कराते हैं। सर, आपका स्वागत है, अभिनंदन दूरदर्शन के स्टूडियो में। धन्यवाद आपका। सर, जैसा कि आज हम एनडीए की परीक्षा से संबंधित विषय पर बातचीत कर रहे हैं, इसकी तैयारी किस तरह से की जाए, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इसकी तैयारी के लिए क्या क्या पात्रताएं हैं, शैक्षिक योग्यता क्या है, आयु सीमा इसकी परीक्षा के लिए क्या रखी गई है। सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन का आभार प्रकट करूंगा। बच्चों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ चला रहे हैं और इसमें अभी नेशनल डिफेंस एकेडमी का आपने सवाल उठाया है, किस तरह से बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं जी। और मैं बहुत सालों से इस चीज़ में जुड़ा हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है बच्चों को गाइडेंस दूँ, उनको रास्ता दिखाऊँ, उनका मार्गदर्शन करूँ। देखो, एनडीए के बारे में जब भी हम भी, आप भी स्कूल में थे, हम भी स्कूल में थे, जब हम क्लास 10 करते हैं उसके बाद सोचने लगते हैं कि क्या किया जाए आगे, क्योंकि 12th बहुत जल्दी हो जाएगी। 10th के बाद 12, 11, 12 पता नहीं चलता, टाइम कब निकल जाता है। तो सोचने लगते हैं विद्यार्थी कि अब हमारा अगला लक्ष्य क्या है। जी बिल्कुल। और ज़्यादातर के मन में खास तौर से उत्तराखंड के जो भी हमारे बालक हैं, उनके मन में ये सवाल ज़रूर आता है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन की जाए। एक नेचुरल है, क्योंकि पूरा हमारा पहाड़ डिफेंस के लोगों से भरा पड़ा है। जी बिल्कुल। और नेशनल डिफेंस एकेडमी का सवाल आना बहुत लाजमी है। एनडीए ज्वाइन करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं जो सभी प्रतियोगिताओं में होते हैं। तो इसके लिए जो मेन चीज़ है, जो मैं आज बहुत सरल भाषा में बताना चाहूँगा, सो दैट बच्चे इजीली समझ सकें। जी बिल्कुल। एनडीए के लिए आपकी एलिजिबिलिटी सबसे शुरू से जब आप क्लास 12th में आ जाते हैं, आपको शायद मालूम होगा एनडीए एक साल में 2 बार होता है, एक बार अप्रैल में, एक बार सितंबर में। तो जब जो बच्चा क्लास 12th में आता है, और वो हर साल मार्च में एग्ज़ाम होते हैं क्लास 12 के, तो जो अप्रैल वाला एग्ज़ाम होता है वो उसके लिए वो एलिजिबल हो जाता है एग्ज़ाम देने के लिए। उसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप बोलते हैं, उसमें बच्चा क्लास 12th में उसके पास कोई भी स्ट्रीम हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, एलिजिबल होता है। बट उसमें एक विशेष चीज़ ये है कि जिसके पास साइंस नहीं है, यानी कि फिज़िक्स केमिस्ट्री नहीं है या मैथ नहीं है, वो बच्चा नेवी और एयरफोर्स के लिए एलिजिबल नहीं है। जी। वो बच्चा सिर्फ एनडीए के थ्रू आर्मी ज्वाइन कर सकता है। आर्मी ज्वाइन कर सकता ओके। और अगर जिनके पास पीसीएम ग्रुप है, वो तीनों के लिए ट्राई कर सकते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के लिए ट्राई कर सकते हैं। ये तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी। इसमें परसेंटेज का कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि इतनी परसेंटेज हो 12th पास होना ज़रूरी है। उसके बाद आपका एज का आ गया, आयु सीमा आ गई। आयु सीमा के बारे में जनरली कुछ गलत धारणाएं हैं कि इतने 16 साल से 19 साल तक के बीच में होना चाहिए। एक्चुअली 16.5 से लेके 19.5 तब बोलते हैं जब वो इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर ले। जी। अच्छा। ये एक टेक्निकल पॉइंट है जो कई बार बच्चे इसमें गलतफहमी में आ जाते हैं कि हम 19 साल के हैं तो हम रिटन टेस्ट का क्यों नहीं दे सकते, जबकि हम 19 साल के हैं। जबकि उन्होंने सुना होता है कि 16.5 से 19 साल तक के बच्चे एग्ज़ाम दे सकते हैं। जी। हर साल यूपीएससी जब भी नोटिफिकेशन निकालती है तो एज ब्रैकेट निकालती है, इतने साल से इतनी डेट से लेके इतनी डेट तक के, इस सन से लेके इस सन तक के बच्चे इसको भर सकते हैं। तो इंटरव्यू क्वालिफाई तक का वो सीमा होती है 19.5 साल तक, 19 साल तक। ये तो होगी इसकी आयु सीमा के बारे में। अब इसका जो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है उसके बारे में थोड़ा मैं विस्तार से बताऊंगा, और फिर मेडिकल के बारे में जो शारीरिक क्षमताएं उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दूंगा, और भी जो भी आपके क्वेश्चन है मैं जी बिल्कुल, निश्चित रूप से सर, जैसे आपने बताया है जवाब दूंगा। सर, जैसे कि इस बार बालिकाओं के लिए इस परीक्षा को पहली बार आयोजित किया जा रहा है, तो इस पर हम जानना चाहेंगे किस तरह से देखते हैं आप इसमें गर्ल्स की एंट्री को लेकर के। मैं तो ये कहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए। जी बिल्कुल, है ना, क्योंकि हमारे देश में गर्ल्स, महिलाएं आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। चाहे कोई भी आप क्षेत्र उठा के देख लीजिए, आप नेविगेशन देख लीजिए, आप साइंस के उसमें देख लीजिए, कॉमर्स के उसमें देख लीजिए, पॉलिटिक्स में देख लीजिए, महिलाएं सब जगह बराबर हिस्सा ले रही हैं। मैं कई बार जब एनडीए पीओपी में जाता हूँ तो
पेरेंट्स पूछते हैं कि इसमें परेड हो रही है, बटालियन दिख रही है परेड करती हुई बॉयज़ की, गर्ल्स की कब दिखेगी? बिल्कुल, गर्ल्स भी किसी भी तरह से कम नहीं है। तो इस बार जब मैं गया था तो वहाँ पे एक स्क्वाड्रन तैयार हो रही थी जी, गर्ल्स के लिए स्पेशली, जबकि ये अभी कुछ इसके बारे में जानकारी नहीं आई थी कि गर्ल्स के लिए भी इंडक्शन शुरू होने वाला है। तो वहाँ पे जब पता चला कि एक बटालियन तैयार हो रही है, स्क्वाड्रन तैयार हुई, तो मुझे लग गया था यस, जो इतने सालों से एक फैसला एक गर्ल्स के पक्ष में रुका हुआ था वो आने वाला है। और देखिए जल्दी अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और आज गर्ल्स भी जो पहला बैच है जी, यानी कि जो 14 नवंबर को एग्ज़ाम होने वाला है, विशेष तौर से यूपीएससी ने उनके लिए विंडो खोला है क्योंकि एप्लीकेशन ऑलरेडी क्लोज हो चुके थे जी, कुछ विंडो खोला उसके लिए और गर्ल्स को बोला है अप्लाई करने के लिए जो एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज़ एब्सोल्युटली सेम जो बॉयज़ के लिए है जी, उसमें कोई बदलाव नहीं है एक्सेप्ट कुछ मेडिकल पैरामीटर्स में ऑब्वियसली हाइट वाइट के उसमें थोड़ा सा बदलाव आएगा। वो नोटिफिकेशन अभी आना बाकी है यूपीएससी का, और कितनी वैकेंसी रहेंगी इसका भी नोटिफिकेशन आना अभी बाकी है। बट लड़कियों ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है और 14 नवंबर को वो एग्ज़ाम देंगी, लड़कों के साथ एग्ज़ाम देने जाएंगी। और ये अभी तक ग्रेजुएशन के बेस पे एंट्री थी गर्ल्स की जी, डिफेंस में, इंडियन आर्म फोर्सेस में आज तक जो भी एंट्री थी ग्रेजुएशन के बेस पे थी, चाहे वो कोई भी एंट्री हो। फर्स्ट टाइम इंडियन हिस्ट्री में ये पहली बार 12th के बेस पे लड़कियां डिफेंस में एनडी के थ्रू जाएंगी। ये बहुत ही सराहनीय कदम है और ये होना था, वही मैं कह रहा हूँ, देर आए दुरुस्त आए। निश्चित रूप से सराहनीय कदम है और उन्नति के पथ पर अग्रसर हैं हम लोग। सर, जैसे कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इन तीनों क्षेत्रों के लिए परीक्षा आयोजित की जाती है, तो सिलेक्शन प्रक्रिया, इसमें चयन प्रक्रिया किस तरह की होती है इस एग्ज़ाम में? इसके बारे में भी कन्फ्यूज़न है, मतलब कन्फ्यूज़न नहीं, एक डर है। ऑब्वियसली एक डर होता है, कोई भी आप प्रतियोगिता देने जाएं, चाहे वो रिटर्न टेस्ट हो या इंटरव्यू या फिजिकल हो, कुछ भी हो, एक डर होना स्वाभाविक है कि स्टूडेंट के मन में, क्योंकि वो 16 साल की एज का बच्चा है। तो कैसे पैटर्न पे तैयारी करे, किस तरह से अपना प्रिपरेशन करे, कैसे आगे बढ़े, उसका एक डर तो रहता है। इसमें आपका जो क्वेश्चन है कि किस तरह से तैयारी की जाए, क्या क्या पैटर्न है, सिलेक्शन प्रक्रिया के सिलेक्शन प्रक्रिया है, 3 भाग में इसको डिवाइड हम कर सकते हैं। जो सिलेक्शन प्रक्रिया है, सबसे पहले यूपीएससी का नोटिफिकेशन आया, फॉर्म भरा, वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। सबसे पहली जो इसका पहला स्टेज है वो है रिटर्न टेस्ट, लिखित परीक्षा जी। यूपीएससी साल में, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, 2 बार ये परीक्षा आयोजित करता है और ऑल इंडिया लेवल के बेस पे ये प्रतियोगिता होती हैं। और इसका लिखित परीक्षा में पहला जो स्टेज हो गया लिखित परीक्षा, इसका विस्तार से मैं बता देता हूँ। इसमें जो एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा, और सेकंड स्टेज है उसके बारे में बताऊंगा। सेकंड स्टेज है जो बच्चे रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई करेंगे जी, उनको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, एसएसबी इंटरव्यू के लिए। ओके, एसएसबी इंटरव्यू में जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे उनको बुलाया जाएगा फिर मेडिकल के लिए। ये तो 3 स्टेज में। निश्चित रूप से आपने इस तरह की प्रक्रिया को बताया, ऐसा सिलेक्शन प्रक्रिया है। सो पाठ्यक्रम इसमें किस तरह का होता है, ये हम जानना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। रिटर्न टेस्ट में जो सिलेबस है जी, या जो आप कह सकते हैं एग्जाम में कौन सा पैटर्न अपनाया जाता है, तो 11th-12th का एनसीईआरटी पैटर्न पे पीसीएम ग्रुप रहेगा। इसके 2 पेपर रहते हैं जी। पहला पेपर मैथ का रहता है। एक चीज़ मैं उससे पहले ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि बिल्कुल, जो बच्चे नॉन पीसीएम बैकग्राउंड के हैं, यानी कि जिनके पास मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह नहीं है, एलिजिबल तो हैं वो एनडी के लिए, ऑनली आर्मी के लिए, लेकिन एग्ज़ाम उनके लिए सेम ही होगा जी। उनके लिए एग्ज़ाम अलग नहीं होगा, यानी कि उनको मैथ का पेपर भी देना पड़ेगा, साइंस का पेपर भी देना पड़ेगा, उनके लिए एग्ज़ाम अलग नहीं होता। ये यूपीएससी का पैटर्न है जी। तो पहला पेपर आपका मैथ का हो गया, जिसमें 120 क्वेश्चन आते हैं और इसके जो मार्किंग है, इसकी 300 की इसकी मार्किंग होती है। 300 नंबर का पेपर होता है 120 क्वेश्चन का, और उसमें आपको 2.5 आवर मिलता है ये। और पैटर्न जो है, सिलेबस जो है 11th-12th का, जो 11th-12th में आपने मैथ पढ़ी है उसके ऊपर आधारित होता है। सेकंड होगा आपका जीएटी का। जीएटी मीन्स जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। उसमें आपका इंग्लिश हो गया, पार्ट 1 में इंग्लिश हो गया, उसके बाद आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, ये आपका जीएटी का सेकंड पार्ट होगा। ये होता है 150 क्वेश्चन का, 150 क्वेश्चन, 300 नंबर का मैथ, 600 नंबर का आपका जीएटी हो गया। तो टोटल इसके हो गए 900 मार्क्स के ये आपके पेपर होते हैं दोनों मिला के। जी, निश्चित रूप से सर, आपने लिखित परीक्षा की पूरा स्वरूप यहाँ पे बताया है। सर, इसमें एक एक करके हम चीज़ों को लेते हैं। सबसे पहले गणित की तैयारी,
इसमें बच्चे किस तरह से इस तैयारी को करें? मैथ्स को लेकर के एक डर भी रहता है, काफ़ी लोग इसमें काफ़ी डरते भी हैं कि मैथ्स जैसा सब्जेक्ट, तो इसके लिए क्या किस तरह की तैयारी की जाए मैथमेटिक्स के लिए? आज आपके चैनल के माध्यम से एक गुरु मंत्र देना चाहूँगा मैं। जी बिल्कुल। ऑब्वियसली मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर एक, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ या जब मैं अपने स्टूडेंट टाइम पे था, कोई भी वो एक थोड़ा सा डरा हुआ तो रहता है जी मैथ बिल्कुल। की वजह से, क्योंकि एक बहुत लेंथी हुआ है, क्या कवर करें क्या ना करें, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो मैं बच्चों को ये बताना चाहूँगा कि मैथ में जैसे 120 क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपका ट्रिग्नोमेट्री है, अलजेब्रा है, कैलकुलस है, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक हैं जो आपने 11th-12th में पढ़े हैं, आपके लिए नए नहीं हैं। दिक्कत तब आती है जब आपने उनकी प्रैक्टिस नहीं की है। प्रैक्टिस इन द सेंस MCQ बेस्ड प्रैक्टिस नहीं की है। आपने 11th-12th में थ्योरी पढ़ी है और आपका जो टारगेट रहता है, माइंडसेट रहता है एग्ज़ाम को लेके, जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम है, चाहे वो कोई सा भी बोर्ड हो, आप कंपटीशन वाले लिहाज से नहीं सोचते हैं। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, MCQ बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पैटर्न वही है, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी ऑफ लेवल, ऑब्वियसली कंपटीशन है तो बढ़ेगा ही, लेकिन पैटर्न वही रहता है। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, ये चीज़ ध्यान से सुनो, अगर आपने इसको अमल किया जी तो 100% मैं आपको बता रहा हूँ आप क्वालिफाई कर जाएंगे। उससे पहले एक एग्जांपल दूंगा, मैं नाम नहीं लूँगा, एक स्टूडेंट का जो ऑल इंडिया रैंक 1 आया था, लास्ट जो NDA का एग्ज़ाम होता, मेरिट 1 था, रैंक 1 जी। उसके 900 में से बच्चों 612 मार्क्स थे टोटल, मैथ में और GAT में मिला के, यानी कि 60% लगभग, और उसने ऑल इंडिया रैंक 1 प्राप्त किया। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अब जैसे आप देखते हो नीट वगैरह में या दूसरे टेस्ट में आउट ऑफ 900 मार्क्स आ रहे हैं करके, जी, है ना। लेकिन NDA की परीक्षा में जो लड़का टॉप किया है उसके 900 में से 612 नंबर है। तो उसमें स्मार्ट वर्क का रोल है, ना कि हार्ड वर्क का। जी ठीक है, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में भी आपको फ़र्क समझना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क करना है। 120 क्वेश्चन का जो आपका सवाल है, मैथ का पेपर है, अगर आपने, ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपने 60 क्वेश्चन सही कर दिए, 120 में से अगर आपने 60 क्वेश्चन सही कर दिए, बाकी आपने छोड़ भी दिए, आपने अगर बाकी क्वेश्चन छोड़ भी दिए, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। ना सिर्फ क्वालिफाई करेंगे बल्कि मेरिट में आएंगे आप। और अगर आपने 120 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, उसमें से आपके 80 क्वेश्चन गलत हो गए जी, 40 आपके सही है, या 60 सही हो गए, 60 गलत हो गए, तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको उतना ही अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन पेपर जितना आपको मालूम है। और आई एम श्योर जिसने थोड़ी सी भी तैयारी की है, ऐसा हो नहीं सकता कि 120 में से 60 क्वेश्चन ना आए। जी बिल्कुल सही बात। सिंपल सी चीज़, अगर जिसने बिल्कुल तैयारी नहीं की उसको तो फिर भगवान ही मालिक है। जी बिल्कुल। लेकिन अगर जिसने एक थोड़ा सा भी अपना प्रिपरेशन ठीक से किए, 120 में से 60 क्वेश्चन उसको आएंगे, वो अटैम्प्ट करके आओ, बाकी छोड़ दो, आप क्वालिफाई करोगे, कोई इसमें डाउट नहीं। और सिमिलरली सेकंड पेपर का भी ऐसा ही। बहुत अच्छे तरीके से सर आपने बताया। गणित का जो भय है, मैं समझता हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से जो व्यूअर्स, जो युवा हमसे जुड़ेंगे, उन्हें काफ़ी सरलता होगी। सर GAT जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के ऊपर अब हम बात करना चाहेंगे। इस टेस्ट की, इसमें जो इंग्लिश का है, जो इसमें सिलेबस है, इसके बारे में आप जरा बताएं। वही सारा, देखिए कोई भी कंपटीशन है 12th के बेस पे, वो सारा का सारा, चाहे वो इंजीनियरिंग का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे वो डिफेंस का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, वो 11-12 पे ही बेस्ड होता है। बस डिफ़िकल्टी और की लेवल का है वो थोड़ा बढ़ता घटता रहता है एज़ पर दी कंपटीशन। जी, आपका जो इंग्लिश का जो सेकंड GAT पेपर की बात करें, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जी बिल्कुल। उसमें आपका 200 नंबर का तो इंग्लिश पेपर होगा, इंग्लिश का पेपर होगा, और 400 का नंबर का आपका GAT का अलग पार्ट होगा, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर। करंट अफेयर आपके लास्ट 6 मंथ का ही आते हैं। मान लिया जो अभी 14 नवंबर को NDA का एग्ज़ाम है, उसमें जो करंट अफेयर आएंगे वो लास्ट 6 मंथ के आएंगे। इसलिए बच्चों, आपको करंट अफेयर्स 6 महीने तक के ही पढ़ने हैं, इसमें पुराने नहीं आएंगे, उसमें टाइम वेस्ट मत करो। दूसरा, इंग्लिश का पैटर्न सेम सेट पैटर्न है आपका। जो ग्रामर है, जिसमें आपके बहुत सारे, आप किसी भी अच्छी किताब से देख सकते हैं, प्रिपरेशन जो आप कर रहे हैं, आपको पता है किस तरह से पैटर्न पे आता है, वो आप देख सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस तो बहुत ही इजी आती है इसमें। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अगर बच्चे ने अच्छे से क्लास 11 में 12th में पढ़ा है तो और कम ही क्वेश्चन होते हैं और इजी आता है, और थोड़ा सा बायोलॉजी का पार्ट आता है।
जी सर, बहुत अच्छे तरीके से आपने इन चीज़ों को समझाया भी है। सर, इसमें नेगेटिव मार्किंग रखी गई है गलत उत्तरों के लिए, तो इससे किस तरह से बचा जाए नेगेटिव मार्किंग से? मैंने वही अभी आपसे कहा जी, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है, इस वजह से बच्चे फेल भी ज़्यादा होते हैं। जी बिल्कुल तो बच्चों को मैंने क्या कहा अभी, प्रैक्टिस जितनी करेंगे बिल्कुल। वो टैकल करने में उनको इतनी आसानी रहेगी। एग्ज़ाम से पहले कम से कम 10 से लेके 15 आपको प्रैक्टिस सेट करने हैं। यूपीएससी की वेबसाइट में मिल जाएंगे आपको पुराने पेपर, 10 पेपर आप उठा के देख लो, वो आपको सॉल्व करने हैं। आपको उतना ही अटैम्प्ट करना है जितना आपको मालूम है। नेगेटिव मार्किंग ऑब्वियसली आपने 120 क्वेश्चन करे, 60 सही करे, 60 गलत कर दिए, तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से हर एक क्वेश्चन पे 0.25 नंबर कटता है। तो आप लगा लीजिए वो पूरा का पूरा माइनस में आ जाएगा और आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। जब बच्चा एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकलता है, सोचता है हमने तो पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आए और आज बड़ा अच्छा पेपर हुआ, OMR शीट काली 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 करके आ जाता है। बाहर में जब बाद में रिजल्ट आता है देखता क्वालिफाई नहीं है। जी बिल्कुल। रीजन वही है नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग आपको मान के चलना एक पार्ट है एग्जामिनेशन का। बिल्कुल, और प्रैक्टिस के साथ ही अगर प्रैक्टिस अच्छी होगी तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है। सर, बुक्स के ऊपर हम आते हैं, किस तरह की बुक्स को पढ़ना चाहिए छात्र छात्राओं को जो युवा हैं इसकी तैयारी कर रहे हैं? एक और गुरु मंत्र। जी बिल्कुल। सबसे पहले बेटे बच्चों, आपके पास जो आपकी 11th-12th की बुक्स हैं, जी, एनसीईआरटी पैटर्न चल रहा है आजकल वो आपकी बुक्स हैं, और जो भी आपकी एक्स्ट्रा बुक्स हैं जो आपके स्कूल से आपको मिलती हैं या आप बाज़ार से लेते हैं, सबसे पहले तो उनको पढ़ें। ऐसा होता क्या है, एक साइकोलॉजी की है बच्चों की, बच्चों के पास जो चीज़ है उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते जी, जो चीज़ नहीं है उसको ढूंढते फिरते हैं। ये हम सब की मानसिकता है, एक साइकोलॉजी है। तो आपने आपकी जो भी बुक्स है आपने अच्छे से पढ़ ली, प्रैक्टिस कर ली, तो बहुत सारा चीज़ें तो आपकी वहीं से सॉल्व होगी। इसके अलावा आपको रेफरेंस के लिए अगर कुछ बुक्स चाहिए तो मैथ की एक RD शर्मा की है, आपने भी सुना होगा, RD शर्मा की बुक्स है वो पढ़ लें, ठीक है। और अरिहंत की कुछ प्रैक्टिस सेट वगैरह आते हैं, कुछ गाइड वगैरह आती है वो पढ़ लें। बराबर न्यूज़पेपर पढ़ें। न्यूज़पेपर रीडिंग तो बिल्कुल ही लगभग ख़त्म हो गई है, हैबिट जो है वो आप पढ़ें, नहीं तो आप कैसे आपकी जनरल नॉलेज कैसे बढ़ेगी। और साइंस की कुछ जैसे अरिहंत वगैरह का है, मैंने आपको बताया, आपकी स्कूल की बुक्स हैं, उसको आप कंटिन्यू प्रिपरेशन करें, पढ़ें और प्रैक्टिस करते रहें। जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस आपके ND क्वालिफाई करने के हो जाएंगे। सर बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया और तमाम तरह की बातों को हमने यहाँ पर आपसे सुना भी है। सर, ये सारा होने के बाद रिटन एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद जो SSB इंटरव्यू है, इसका अत्यंत महत्वपूर्ण जो पार्ट है, इसके बारे में अब हम बातचीत करना चाहेंगे। SSB इंटरव्यू, ख़ास तौर से इसके बारे में हम जानना चाहेंगे किस तरह से जो प्रतियोगी हैं इस इंटरव्यू की तैयारी करें। जब NDA के लिए एक स्टैटिक्स बताता हूँ मैं आपको, लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं, आप देखते ही हैं, लाखों बच्चे और हज़ारों की संख्या में बच्चे क्वालिफाई करते हैं, लेकिन लास्ट में खड़क वासला नेशनल डिफेंस एकेडमी कुछ 350-400 बच्चे पहुंचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो आप फिर कहाँ से लगा लीजिए, कहाँ से शुरू होती है गिनती और कहाँ ख़त्म होती है। क्वालिफाई रिटर्न टेस्ट हज़ारों बच्चे करते हैं जी। अब क्यों बच्चे SSB में ज़्यादातर रहते हैं, मैक्सिमम बच्चे SSB में रहते हैं? एक चीज़ मान के चलिए, सबसे पहले बच्चों एक चीज़ मान के चलिए, SSB आर मेड फॉर सिलेक्शन नॉट फॉर रिजेक्शन। जी, इतना बड़ा सेटअप अगर गवर्नमेंट ने बनाया है तो रिजेक्ट करने के लिए नहीं बनाया है। एक बहुत गलत धारणा है कि यार SSB में मैं जाऊंगा और मैं कितने को नॉन रिकमेंड होते हुए देखा है, कितने बच्चों से मेरे दोस्त हैं वो रिकमेंड नहीं हुआ, ये रिकमेंड नहीं हुआ, ट्रेन भरी पड़ी है नॉन रिकमेंड के बच्चों की, एक नेगेटिव मानसिकता बन जाती है। जी जी, कि मेरा भी नहीं होगा, मेरा भी नहीं होगा। अरे वहीं से तो सिलेक्शन भी हुए हैं, जिस बोर्ड से आप रिजेक्ट हुए हो, कोई भी रिजेक्ट हो, वहाँ से सिलेक्ट भी तो हुए हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपनी मानसिकता चेंज करनी पड़ेगी। इंटरव्यू, जो टर्म इंटरव्यू आ गया, जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं 30 साल से इस फील्ड में हूँ, नेवी में भी मैंने जॉब की है, उसके बाद मैं अपना बच्चों को गाइडेंस भी दे रहा हूँ और 30-31 साल से मैं इस फील्ड में हूँ। लेकिन जब मैं आपके स्टूडियो में प्रवेश किया, फर्स्ट टाइम आपके साथ बैठा, तो मैं नर्वस था। होता है ये, इतने साल एक्सपीरियंस होने के बाद भी पहली बार जब साक्षात्कार होता है या इंटरव्यू का वर्ड सुनते हैं तो सबसे पहली जो दिमाग को सिग्नल पहुंचता है वो नर्वसनेस का ही पहुंचता है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, है ना। ये स्वाभाविक है, इसमें डरने की बात नहीं है। जी, मान के चले जो वहाँ पे इतने बड़े बड़े लोग पैनल पे बैठे हैं वो आपको सेलेक्ट करने के लिए बैठे हैं, रिजेक्ट करने के लिए नहीं बैठे। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आपकी अप्रोच पॉजिटिव होनी चाहिए। ओके,
दूसरी चीज़ जो एक और ख़ास चीज़ है इसमें, आप बच्चे तैयारी भी करते हैं यूट्यूब पे भी, आजकल बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हैं, कोचिंग भी लेते हैं, है ना। लेकिन उससे क्या होता है कि बच्चे अपना जो उनके अंदर क्षमता है, जो योग्यता जो उनके अंदर योग्यता है, वो तोते की तरह या कवर हो जाती है। दूसरे जब वो ट्रेनिंग लेते सीख के मुझे उनका जो सीखा है वो बताना है, ना कि जो मेरे अंदर एक्चुअल में है वो बाहर दिखाना है। तो आपको यू हैव टू बी ओरिजिनल। जी, कोई भी प्रतियोगिता की तैयारी के लिए कहीं से भी आप तैयारी करते हो, वो आपकी पॉलिशिंग के लिए है, आपका व्यक्तित्व चेंज करने के लिए नहीं है। जी बिल्कुल, आपकी पॉलिशिंग है, आपकी थोड़ी बहुत जो कमियां वो आपको वो बताएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी पर्सनैलिटी ही चेंज कर लेते हैं, आपका व्यक्तित्व ही चेंज हो जाता है। आप जो आपने कोचिंग में सीखा है, कोचिंग में पढ़ा है, आप तोते की तरह वो आगे अपने इंटरव्यू में जाहिर कर देते हैं। और वहाँ पे बड़े बड़े एक्सपीरियंस वाले लोग बैठे हैं, उनको एक ही नज़र में पता चल जाता है ये ओरिजिनल बोल रहा है, अपने से बोल रहा है, या दिखावटी है ये जो सीखा हुआ वो बोल रहा है। ठीक है, तो आपको बच्चे को यू हैव टू बी ओरिजिनल। गाइडेंस ज़रूर लो, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन आपको एक्चुअल में जो आपकी क्षमताएँ हैं, चाहे वो देखिए नो बडी इज़ परफेक्ट जी। वहाँ पे जो सिलेक्शन के लिए बैठे हैं उनको भी पता है कि ये क्लास 12 करके आया है, इसकी भी लिमिटेशन है, इसको भी उतनी नॉलेज नहीं होगी जितने की हम एक्सपेक्ट करेंगे या करना चाहेंगे। वो एक बच्चा है, निश्चित रूप से वो सिर्फ ये चीज़ देखते हैं कि इस बच्चे के अंदर वो कैपेबिलिटी है सीखने की, कुछ करने की, कुछ लीडरशिप क्वालिटी, मैनेजमेंट क्वालिटी बेसिक लेवल पे है कि नहीं है। बाकी तो ट्रेनिंग क्यों होगी, 3 साल एनडी की ट्रेनिंग क्यों होती है, उसी को तो आगे बढ़ाने के लिए होती है जो उसके अंदर कैपेबिलिटीज जी बिल्कुल। और पॉजिटिव अप्रोच के साथ में जब एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से वो सफलता हासिल करेंगे। सर, इन सब बातों के अलावा मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जो बच्चे घर पर तैयारी करना चाहते हैं या फिर किसी संस्थान में जाके कोचिंग करना चाहते हैं, तो इसमें क्या अंतर है, क्या इसमें आपको अंतर दिखाई देता है, मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, ईमानदारी से कहूँ जी, और या प्रोफेशनल वे में करूँ तो मेरे आंसर अलग अलग होंगे, लेकिन मैं ईमानदारी से कहूँगा क्योंकि मैं आपके सामने बैठा हूँ। तैयारी जब कोई भी कंपटीशन करती है, स्कूल की आप देखिए, स्कूल में बच्चा पढ़ता है लेकिन फिर भी ट्यूशन जाता है, जी क्लासेस में जा रहा है लेकिन फिर भी ट्यूशन करता है। ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल कैपेसिटी पे, इंडिविजुअल बच्चे की कैपेबिलिटी पे। जी, अगर बच्चों को अपने आप डेडिकेशन के साथ 6-7 घंटा पढ़ाई के लिए दे रहे हैं, जी 6 घंटा भी अगर आप पढ़ाई के लिए एक दिन में दे रहे हैं, तो आपको कहीं किसी भी कोचिंग की या कहीं हेल्प की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप टाइम नहीं दे रहे हैं, मतलब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आपको कहीं ऑब्वियसली सहायता लेने की ज़रूरत पड़ती है। करते हैं बच्चे कोचिंग, मैं खुद इससे हूँ, तो मैं तो चाहूँगा बच्चे आएँ। लेकिन फिर मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप 11-12 सीरियसली कर लें, डेप्थ में पढ़ें अपनी पढ़ाई, जो भी कॉन्सेप्ट है क्लियर कर लें, तो आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी प्रैक्टिस से भी ये चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन सब बच्चे एक जैसे नहीं होते, सबका कैलिबर एक जैसा नहीं होता। जिन बच्चों को लगता है कि नहीं हो पा रहा है तो वो गाइडेंस भी ले सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोचिंग से ही सिलेक्शन होगा, और ऐसा भी नहीं है कि बिना कोचिंग के ही 100% सिलेक्शन हो जाएगा। निश्चित रूप से, और टाइम दे सकते हैं, खुद पढ़ सकते हैं, तो वो अपनी स्टडी करके भी इस एग्जाम को सारा का सारा खुद अपने इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। जी, कुछ टिप्स आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें इस परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं? टिप्स तो मैंने अभी बताया, नेगेटिव मार्किंग के बारे में, रिटन टेस्ट के बारे में भी बता दिया आपको। उतना ही करें जितना आपको मालूम है। जी, शादी में जाते हैं आप, बुफे लगाए, प्लेट को भर मत लें। जी, अच्छा, इतना सारा अलग अलग खाने लगे हैं, उसको भरते रहो, प्लेट ऐसे भर जाए और गिरने लगे इधर से। आप उतना ही प्लेट भरें जितना आप खा सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे सिंपल है एकदम, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपकी तैयारी, आपका जो भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, उस पर फोकस करें। और आपको 100% तो जाना ही नहीं है, आपको 50 to 60% तक टारगेट लेके चलना है, क्योंकि लिमिटेशन इतने टाइम में ना, 12th के बाद इतना टाइम नहीं मिलता कि पूरे आप डिटेल में पढ़ाई कर सकें। ठीक है, ऐसी इंटरव्यू का, इंटरव्यू भी 900 मार्क्स का होता है। जैसे रिटन टेस्ट 900 मार्क्स है, इंटरव्यू 900 मार्क्स का होता है। ये 5 डेज में डिवाइड है। इसका थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ कि बच्चे, ताकि पता, वैसे तो पता है आजकल सबको, लेकिन फिर भी आपकी रिपोर्टिंग डे से लेके आप ये मान के चलिए कि जब आप ट्रेन में बैठते हैं या जैसे भी आप एसएसबी के सेंटर में पहुंचते हैं, आपकी मॉनिटरिंग शुरू हो जाती है। जी, आपका बिहेवियर, आपका उठना बैठना, आपका बात करने का तरीका, आपकी ड्रेस सेंस। ये नहीं कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या एसएसबी के जब गेट में प्रवेश करें तभी आपको जज करना शुरू होगा, नहीं।
रेलवे स्टेशन से आपकी जजमेंट शुरू हो जाती है, ये चीज़ मान के चलें आप। क्योंकि कोई बच्चा गलत आदतों में लिपटा हुआ है, अगर कुछ गलत चीज़ कर रहा है तो वो पहले करेगा, एसएसबी सेंटर के अंदर घुस के नहीं करेगा, जी है ना, ये तो नेचुरल है। लेकिन उनकी नज़र पहले से है, पहले से रहती है, तो ये चीज़ का ध्यान रखें। आप वो और सिर्फ दिखाने के लिए ना करें। अगर आप गलत काम करते हैं कि मैं दिखाने के लिए करें, ऐसा नहीं। आपको अपनी ज़िंदगी, यूथ जो आपका अभी टाइम है, उसको पॉजिटिव रखना है, गलत कामों से दूर रहना है, और पूरा फोकस आपको आपके आने वाले कोई भी टेस्ट हो उस पर रखना है। आपकी पर्सनैलिटी आपको एक ऑफिसर जैसी रखनी है, वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए। ज़्यादातर बच्चे क्यों मार खाते हैं? जिस दिन एग्ज़ाम है, जिस दिन टेस्ट है, जिस दिन इंटरव्यू है, हेयर कट ले लिया अच्छा से, अच्छे से ड्रेस पहन ली, ठीक है, टाई वाई लगा ली, पॉलिश शूज़ करके चला गया, वो पहचान लेंगे कि ये एक दिन का है, ये एक दिन का हीरो है। उनको एक दिन के हीरो नहीं चाहिए, उनको वो चाहिए जो हर दिन जिसका अच्छा हो, हर दिन जो पॉजिटिव सोचता हो, हर दिन जिसके अंदर कुछ करने की निश्चित रूप से एक रूटीन एक्टिविटी की ज़रूरत इसमें होना चाहिए, ज़रूरी है। सर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को हमसे बातचीत की, इस पर चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम, जिसमें आज हमने एनडीए की परीक्षा की तैयारी हम किस तरह से करें इस विषय पर आपके साथ चर्चा की और तमाम तरह की बातों को आपके सामने रखा। हमें आशा है कि आपको इस कार्यक्रम से ज़रूर कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा और आप बेहतर तैयारी इस कार्यक्रम के माध्यम से भी कर सकेंगे। इस कार्यक्रम को आप हमारी YouTube चैनल DD उत्तराखंड पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।